मैं रंजित जीएस आज तक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि BSPHCL अर्थात बिहार में, ठीक है, BSPHCL बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत बम्पर वैकेंसी आई है। फॉर्म भरी जा रही है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द भर लीजिए, क्योंकि अब कम समय है। ऐसे में आपको मालूम है कि CBT टेस्ट होनी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ऐसे में आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या किया हूँ कि आप लोग के लिए एक CBT टेस्ट आधारित, ठीक है, CBT टेस्ट आधारित मॉक टेस्ट की शुरुआत कर दिया हूँ। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से लेकर GK GS सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो इस पर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है। मतलब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है, ठीक है, जिसका किसी भी मोहर पर अंकित नहीं मिला है, ठीक है, किसी भी मोहर पर इसका चित्र अंकित नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता में वहाँ क्या था कि व्यापार अधिशेष था, ठीक है, व्यापार अधिशेष था। मतलब ये व्यवस्था जो थी हड़प्पा संस्कृति की, ये व्यापार आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। और वहाँ पर हाथी, बाघ, गैंडा ये सभी की चित्रें मोहर पर मिली है, लेकिन गाय की चित्र नहीं मिली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गाय, ठीक है। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन है, ठीक है, सबसे पुराना वेद आपको बताना है कि कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें सबसे पुराना वेद की बात हो रही है, तो इसमें बी जो है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और आपको मालूम है कि सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, और यथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित और उपचार, चिकित्सीय उपचार से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में है। ऋग्वेद सबसे पुरानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध की जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध के किस जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? देखिए, महाभिनिष्क्रमण क्या है, ठीक है। महापरिनिर्वाण ये क्या है? जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उस अवस्था को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जन्म, ठीक है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण नहीं कहेंगे। उनकी ज्ञान की प्राप्ति, ये भी घटना को नहीं कहेंगे। तो उनके गृह त्याग की जो घटना थी उसी को हम लोग कहते हैं क्या? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म आप लोग को मालूम है कि कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली के निकट है, और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। आज यहाँ पे एक भव्य, ठीक है, भव्य मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, पर्यटन स्थल, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है महावीर का जन्मस्थली। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। आपको मालूम है कि फायान, ठीक है, फेंसांग, इत्सिंग, ये सभी क्या है? चीन के यात्री है। चीन से ये आए हुए यात्री है, और इन्होंने यहाँ पे मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म की मतलब कृतियों को एकत्रित करने आए थे। तो अगर हम लोग बात कर ले हर्षवर्धन के समय, तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग आया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, हमें कमेंट में आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और छठा प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर का जो एरिया है, ठीक है, भागलपुर में ये पड़ता है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में। तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे ये? धर्मपाल थे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि नालंदा, ठीक है, नालंदा महाविहार जो था, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिए, नालंदा विद्यालय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। और ये गुप्त शासक था। आपको हिंट मैंने दे दिया है। अब ये कौन गुप्त शासक था आपको कमेंट में बताना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास रामचरितमानस लिखने वाले हैं, आपको मालूम होगा, और ये समकालीन थे किसके, अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। किसके, अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था उस समय महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके जो सेनापति थे वो थे शक्ति सिंह। कौन थे, ये शक्ति सिंह थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलामगिरी किसके लेखक है। ठीक है, तो गुलामगिरी किसके लेखक हैं, अगर हम लोग बात कर ले तो ये ज्योतिबा फुले के लेखक हैं। इनके जो गुलामगिरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसके लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण में तीन कटिया प्रथा का क्या तात्पर्य है। तीन कटिया प्रथा काफ़ी प्रचलित थी और इसी के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया गया था किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था ये चंपारण सत्याग्रह। और कब किया गया था ये, 1917 में। चलिए इतना तक तो मालूम हो गया। तो तीन कठिया पद्धति क्या था, कुल जो जमीन थी, कुल 20 कट्ठे में से 3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, यही तीन कठिया पद्धति थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। और ये भारत में 1919 में लगा था। ठीक है, कब आया था ये, 1919 में आया था। इसी के विरोध में आपको मालूम होगा जालियांवाला, ठीक है, जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे और यही घटना 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला घटना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन की बात कर ले तो आपने देखा ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों को पर मुकदमा चलाना। तो देखिए रॉलेट एक्ट मैंने कहा कि ये काला कानून है तो किसके अगेंस्ट होगा, क्रांतिकारियों के अगेंस्ट होगा। तो ये ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रीय क्रांतिकारी के गतिविधियों को रोकना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है HTML, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है प्रश्न आपका। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म का बात करेंगे तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, कंप्यूटर का एक HTML लैंग्वेज है और ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो मूल जीनोम में बाह्य जीन को जोड़ने की प्रक्रिया है, जीन का अध्ययन है, और DNA का मूल जीनोम को निकालना है और कोशिकाओं का अध्ययन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मुख्य रूप से जीनोम के बाह्य जीन से जोड़ने की प्रक्रिया ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक कारक बताइए। तो सतत विकास के लिए अगर कारक में ऑप्शन में देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का रोक, नियंत्रण और निर्धनता को रोकना। तो ये तीनों कारण जो है वो सतत विकास के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो आपको बताना है किस गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2, नाइट्रोजन, ठीक है, जलवाष्प मतलब वाटर, और ऑक्सीजन। तो जैसे ही पेड़ पौधे अगर हम लोग बात करेंगे, पेड़ पौधे अगर कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रेड बायो टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर रेड बायो टेक्नोलॉजी संबंधित किससे है तो ये मानव जाति से संबंधित है। रेड बायो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई, ठीक है, तो अगर विद्युत शक्ति की इकाई अगर करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का, तो इलेक्ट्रिक पावर का इकाई जो है वो वाट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक को हम लोग किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या है यहाँ, नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस ताप, ठीक है, ताप को हम लोग सेल्सियस में मापते हैं। किलोवाट आवर विद्युत को मापते हैं। ठीक है, HR गुणक रक्त को मापते हैं, यह भी सही है। रिक्टर स्केल पर आर्द्रता नहीं, रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भूकंप को मापा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4.9 है। ठीक है, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2:3, 2:3। ठीक है, ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का। आप लोग फार्मूला जानते होंगे गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। इस फार्मूला पर अगर आप बैठा देंगे तो आपको सारी चीज़ निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कितना होता है? ऊपर से जब किसी वस्तु को हम लोग गिराएंगे तो भार इसका हो जाता है अपरिवर्तित, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल अल्सो नोन एज स्पैम, क्योंकि स्पैम वाला फोल्डर खोलिएगा ईमेल में तो वहाँ बहुत सारे मेल दिखेंगे, तो जंक ईमेल ऑलरेडी नोन एज स्पैम। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस विकसित किया गया? ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसको द्वारा? तो विंडोज आपको किसके द्वारा विकसित किया गया? आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ठीक है, तो अगर परमाणु की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि जब भी कोई प्राकृतिक तत्व होगा, ठीक है, प्राकृतिक तत्व होगा तो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात कर ले तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर ले तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ सिमिलर परमाणु है। लेकिन जैसे ही यौगिक की बात करें, जैसे CO2 ये यौगिक है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। खनिज मिश्रण तो ऑलरेडी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ठीक है, अगर बात कर ले जल अपघटन में, तो जल अपघटन में जैसे ही होगा तो ऊर्जा वहाँ उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीबीटी टेस्ट के अंतर्गत, ठीक है, सीबीटी टेस्ट के अंतर्गत दूसरे वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को देखे हैं। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं 25 प्रश्नों का सेट लाऊंगा आप लोग के लिए, तो 25 प्रश्न यहाँ हो गए हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।